हमारे चहेते जो अपने सबके हैं गोविंद जी, इनके साथ थोड़ी चर्चा करेंगे। जैसे अभी गौरव जी कर रहे हैं चाय पे चर्चा, तो अभी गोविंद जी किस पे चर्चा कराएंगे पता नहीं, पर अभी तो एक बार तो वर्चुअली करनी है चर्चा। और आप सब एक्टिव है ये देखने के लिए एक बार आप चैट बॉक्स में एक जो इनकी टैगलाइन है वो एक बार टाइप करेंगे, मेरा रिक्वेस्ट है आपसे। तो इन्वेस्टमेंट के आइडियाज मतलब आपको आंसर टाइप करना है चैट बॉक्स में। गोविंद जी आप देख रहे हैं सबका उत्साह। अब यस। आप शुरू कीजिए आपकी ज्ञान वर्षा। थैंक यू। सो है ना, सबसे पहले तो बीएनआई एलीट को थैंक यू। उन्होंने इतने मस्त तरीके से एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है जिसके अंदर में अपन लोग डिटेल में अपने मन की बातें बता सकते हो। और अभी तक भी जितने सेशन हुए वो सब भी बहुत मज़ेदार तरीके के थे। सो आई विल ट्राई टू ऐड वैल्यू टुडे थ्रू थ्रू सम विजडम स्टोरीज। तो क्या ऐसी कुछ कहानियां हैं जिस कहानियों से हमको लर्निंग्स भी मिले और लॉन्ग टर्म के अंदर में एक बहुत बड़ी फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी मिले। तो शुरुआत करते हैं एक कहानी से ही पहले। कहानी ऐसी थी कि लॉकडाउन से पहले सासू जी से मिलने के लिए जमाई जी उनके मतलब अपने ससुराल पे गए। ससुराल गए तो वहां पे सास ससुर सब मिले। सासू जी ने पूछा कि भाई आप करते क्या हैं। तो जमाई जी ने आंसर दिया कि मतलब ससुराल के अंदर में तो एकदम अच्छे से रोब होता है व्यक्ति का। तो रोब होता है तो थोड़ा अच्छे से मजेदार तरीके का आंसर देना चाहिए। तो उन्होंने भी जोरदार तरीके का आंसर दिया कि सासू जी पैसे बढ़ाता हूँ और रोज दिन का डबल कर लेता हूँ। तो बोला भाई दिन का डबल कर लेते हो तो बहुत बढ़िया काम करते हो आप। तो आप सब लोग मेरे साथ हो ना ऑलरेडी। कहानी जहाँ से शुरू हुई है अभी तक केवल जमाई जी अपने ससुराल पहुंचे हैं। सासू जी ने पूछा आप क्या करते हैं, तो बोला जी पैसे बढ़ाता हूँ और दिन के पैसे डबल कर लेता हूँ। तो सासू जी ने बोला आप बहुत बढ़िया काम करते हो, मेरे पास ज्यादा पैसे तो नहीं है पर ये 1 रुपया है मेरे पास। ये 1 रुपया आप रख लीजिए और आप तो इसको डबल कर दीजिएगा। तो बोला ठीक है। और जमाई ने पैसे को पॉकेट में रख लिया और फिर बाद में वो भी भूल गए। लॉकडाउन आ गया, एक लॉकडाउन पटा दूसरा आ गया, 2 लॉकडाउन पटे, लगभग 40 दिन निकले। और 40 दिन बाद में वापस जमाई जी अपने ससुराल जाते हैं। तो सासू जी उनसे मिलती है और बाकी सब बातें होने के बाद में बोलती है कि आपने वो 40 दिन पहले मेरे से 1 रुपया लिया था और आप रोज का डबल करते हैं, तो एक बार का मेरा हिसाब कर दीजिए ना अभी 40 दिन का। तो फ्रेंड वो अभी मतलब जो जमाई जी थे वो हिसाब गिनने लगे कि हाँ वो ठीक है, वो आपने दिया तो था 1 रुपया और 40 दिन में कितना हुआ, लो हिसाब गिन के अभी दे देता हूँ आपको। तो मेरा क्वेश्चन है कि लगभग कितना रुपया हो गया होगा वो 40 दिन में। जमाई जी हिसाब कर रहे हैं, वो थोड़े से कंफ्यूज हैं, कैलकुलेटर उनके हाथ में है नहीं। तो मोटा मोटा कितना रुपया हो गया होगा लगभग? एवरीवन एवरीवन। अच्छा तो इसमें ना ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं, अपने को तुक्का ही मारना है लगभग। तो अराउंड कितना हो गया होगा? यस यस यस, 1 रुपया रोज का डबल होता है। 40 दिन पटे लॉकडाउन के। लॉकडाउन के बाद में जमाई जी वापस अपने ससुराल गए हैं और वहां पर बहुत बढ़िया संजय भाई, वेरी गुड, वेरी नाइस मुरारी जी, वेरी गुड, निताली फैंटास्टिक। 40 रुपए हो गए, लगभग 40,000 रुपए हो गए, 80 रुपए हो गए। ओके, मोटा मोटा हिसाब लगाने लगे जी, 2,74,000 रुपए हो गए, 2.74 लैक्स, सॉरी 2.74 लाख करोड़। ओके, तो जमाइन जी ने हिसाब गिनना शुरू किया। हिसाब गिनते 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 जब गिनने लगे तो मोटा मोटा हिसाब आया 54,000 करोड़। 50,000 करोड़ रुपया वो 40 दिन के अंदर में हो गया था। हर दिन यदि पैसे को डबल करो और वो 40 दिन तक यदि उसको घुमाओ तो वो पैसा 50,000 करोड़ रुपया क्रॉस कर देता है आपका 1 रुपया। तो मेरा इस कहानी से सीख जो है वो ये कहने का पॉइंट नहीं है कि हमारे पास में कोई ऐसी मशीन होती है जो पैसा रोज डबल कर देती है क्या, पर इससे अपन जो सीख सीख सकते हैं वो ये है कि यदि हमारा पैसा अपने आप पैसा बनाने लगे तो 40 का मतलब कितना हुआ, 5 साल के अंदर में 15% का यदि ब्याज चलता है तो 5 साल में पैसा डबल हो जाता है। इसका मतलब 200 साल में आपका 1 रुपया 50,000 करोड़ बन सकता है।
हो सकता है 200 साल का मतलब आपकी चौथी जनरेशन उसको भोगेगी, पर यदि 15% का भी रिटर्न मिलता हो तो 200 साल में वो 50,000 करोड़ हो गया, आपकी लाइफ में वो एक अच्छी अमाउंट होगी। तो जो हमको इसमें से सीखना है वो ये है कि पैसे को यदि हमेशा काम पे लगाए हुए रखो ना इस दुनिया में, अपने सर्वेंट को जितना काम करवाते हैं, एम्प्लॉय को जितना वसूल करने की कोशिश करते हैं ना, उससे बड़ा नौकर अपन को अपने पैसे को बनाना चाहिए और उस पैसे को काम पे लगाना चाहिए कि तू काम पे लग, तू रोज कुछ कमा। और यदि वो पैसा यदि काम पे लगा हुआ हो तो वो हमारे को मिलियनर बिलियनर पता नहीं ट्रिलियनर क्या क्या बना देगा वो। तो मुद्दा यहाँ पर वो सासू जी ने हमारे को ये सीख दी कि इतनी छोटी सी गणित भी बहुत बड़ा काम करती है। और जो अपने पुरखे आशीर्वाद देते हैं कि दिन दुगनी प्रगति करो, वो यही आशीर्वाद है। वो दिन दुगनी अगर प्रगति हो जाए ना तो अपने आप में बहुत बड़ा हो गया। और कईयों के आशीर्वाद होते हैं दिन दुगनी रात चौगुनी प्रगति करो। वो दिन दुगनी रात चौगुनी प्रगति करता है ना तो वो 40 दिन के अंदर में ये फिगर हो जाता। इस फिगर में यहाँ पे ये ऑलमोस्ट 15 तो डिजिट है, उसके बाद में 21 जीरो है। अगर कोई आदमी दिन दुगनी और रात चौगुनी प्रगति करे तो वो 1 रुपया 40 दिन में इतना हो रहा है। तो कहानी है और कहानी की जैसे लेना उसको, पर जो इसका लर्निंग है वो लर्निंग केवल इतना ही है कि यदि हमारा पैसा काम करता हो ना तो वो हमारे को बहुत बड़ी ईज, कंफर्ट, ग्रोथ सब दे सकता है। सो लोगों के लिए क्या होता है, कॉम्प्लेक्सिटी आती है जब इन्वेस्टमेंट्स की बातें करते हैं। पहला कॉम्प्लेक्सिटी आता है वेयर टू इन्वेस्ट, फिर आता है व्हाट आर द रिस्क एंड रिटर्न्स, और फिर तीसरा आता है व्हेन टू स्टार्ट। तो समझने की कोशिश करते हैं ये भी अलग अलग स्टोरीज के साथ में। तो चीजों को सिंप्लीफाई करने के लिए एक बहुत अच्छी बुक है, बुक का नाम है ईट द फ्रॉग। ईट द फ्रॉग जो बुक है वो बुक क्या अपने को लेसन देती है एवरीवन, कि भाई फ्रॉग एक ऐसी चीज है, ये नॉन वेजिटेरियन लोगों के लिए मतलब उसके हिसाब से एग्जांपल बनाया हुआ था कि फ्रॉग एक ऐसी चीज है जो एकदम टेस्टलेस होती है, एकदम बकवास चीज होती है, पर फिर भी व्यक्ति को खा लेनी पड़ती है, उसको उसके बुफे में आया हुआ होता है। तो उनका ये लेसन था कि सबसे पहले उसी को खा लो, तो जो टेंशन वाला काम है वो खत्म होए, तो बाकी का सारा काम अपना पूरा दिन या अपनी पूरी लाइफ एकदम ईज से निकले। तो द सेम वे हमारी लाइफ में भी जो लॉन्ग टर्म में हमको टेंशन फील होने वाली हो ना, वो काम हमको शुरुआत में कंप्लीट कर देने चाहिए। वो यदि शुरुआत में कंप्लीट है तो बाकी का पूरा टाइम अपना एकदम कंफर्ट के साथ मस्ती से निकल सकता है। फॉर एग्जाम्पल पूरे दिन में मुझे 25 काम करने थे, पर एक काम जो ऐसा है जो बार बार मेरे सर को दर्द करवाता है, सुबह सुबह उसको पटा दो, क्योंकि उस समय आप एकदम हाई एनर्जी में रहते हो, एकदम एफिशिएंसी में रहते हो। तो यदि उस समय पटा दिया तो आपके दिमाग से सर दर्द खत्म हो गया, अब पूरा दिन आप एंजॉय कर रहे हो। तो सोचो एक दिन को एंजॉय करने के लिए यदि हम सुबह का 1 घंटा लगाएं और पूरा दिन अगर एंजॉयमेंट वाला हो सकता हो, तो पूरी लाइफ को यदि एंजॉय करना हो तो पूरी लाइफ के अंदर में जो बड़ी बड़ी टेंशन हो उसको जितना जल्दी हो उसके सॉल्यूशंस निकाल लो। और अपनी लाइफ के अंदर में जो 2 बड़े क्वेश्चंस आने वाले हैं अपने को, पहला क्वेश्चन आने वाला है हेल्थ का और दूसरा क्वेश्चन आने वाला है वेल्थ का। तो हेल्थ के लिए अपने को अभी से सजग होना चाहिए। हम लोग किस तरीके की रोज के रूटीन के अंदर में ऐसा क्या करते हैं, क्या हमारा इंटेक के ऊपर में ध्यान देते हैं और क्या हमारी एक्सरसाइज पे ध्यान देते हैं कि हमारा हेल्थ का बहुत अच्छा काम होता है। वैसे हिमानी कैन बी अ बेटर पर्सन फॉर दिस। तो हेल्थ के लिए वो है, तो वेल्थ के लिए कुछ ऐसा काम अपने को आज ही करना चाहिए जिससे हमको ये सिक्योरिटी मिल जाए कि अब अपनी लॉन्ग टर्म की जो पूरी कहानी है वो एकदम कंफर्टेबल हो जाएगी। टेंशन खत्म। हमको पता होता है कि इतना हमने अभी से ऑलरेडी इस तरीके से इन्वेस्ट कर दिया है कि जिस दिन मुझे जब जब जरूरत होगी तो मेरे पास में सफिशिएंट पैसा होने वाला है, मुझे कभी उसके लिए सोचने की जरूरत नहीं है। तो हेल्थ और वेल्थ, जो पहला सुख निरोगी काया और दूसरा सुख है घर में माया, ये 2 के सॉल्यूशन यदि निकाल दिए तो लाइफ की अधिकतर टेंशन अपनी खत्म है। वेयर टू इन्वेस्ट के अंदर में एक चीज को मैं कई बार लोगों के साथ सजेस्ट करता हूं कि भाई इंडेक्स एक ऐसी चीज है जिसके अंदर एक अननोन व्यक्ति जिसको बहुत ज्यादा बाजार का नहीं पता है। इसका मीनिंग यहाँ पर ये जरा सा भी नहीं है कि इक्विटी अच्छा नहीं है या म्यूचुअल फंड अच्छे नहीं है या एफडी अच्छी नहीं है या प्रॉपर्टी अच्छी नहीं है। सब एसेट क्लास अच्छी है, हर जगह पर आपका इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। पर इंडेक्स एक ऐसी चीज होती है उसके अंदर में जो टॉप 50 कंपनियों का एवरेज होने के कारण हमको ये गारंटी दे रही होती है कि वो जीरो नहीं होगी, देर सवेर बढ़ेगी। ये चीजें मैंने कई बार बताई है। कमजोर आइटम अपने आप निकल जाता है, स्ट्रॉन्ग अपने आप चला जाता है, अंदर आ जाता है। तो ये होने के कारण 200 साल बाद कभी यदि आपको वो 50,000 करोड़ चाहिए ना कि 5 साल में डबल होए तो भी चले मुझे, तो 200 साल बाद में तो कम से कम मेरी चौथी जनरेशन, 5वीं जनरेशन तो एकदम जबरदस्त सुख भोगनी चाहिए। तो आपका आज का 1 रुपया उसके लिए वो 50,000 करोड़ रुपया होगा।
15% के रिटर्न पे भी। और करना क्या है, एक ऐसी एसेट क्लास में पैसा डालना है जो जीरो नहीं होती और देर सवेर अपने आप बढ़ जाती है, तो वो अपने आप वो काम आपके लिए कर देगा। तो चीजें, अच्छी चीजें सिंपल ही होती है। वो रामदेव बाबा ने बोला पेट को अंदर डालो, बार बार और कपाल भाती करो, वो सिंपल चीज है पर कितना ही कमाल कर रही होती है। वो सूर्य नमस्कार जैसी एक स्ट्रेटेजी है कि भाई एक ऐसी एक्सरसाइज है, उससे कितने मल्टीपल आप एक्सरसाइज कर लेते हो, अपने आप हेल्थ अच्छी रहती है। तो चीजें अच्छी सिंपल, वो वॉकिंग करना, खाली वॉकिंग या छोटी छोटी धीमे धीमे रनिंग करना, आप पूरे हेल्दी रहते हो। तो मुद्दा वापस वही है, सिंपल इज एवर लास्टिंग, और सिंपल चीजें अपने को बहुत अच्छे से कंफर्टेबली और लॉन्ग रन के लिए ईज दे रही होती है। तो अब जो पॉइंट आता है कि व्हाट आर द रिस्क एंड रिटर्न, तो रिस्क एंड रिटर्न के लिए अपन इसको पहले एक बार वापस एक कहानी से समझते हैं। कहानी सुननी है ना पहले, यस और नो मुझे बताओ, कहानी सुननी है कि नहीं सुननी है? ओके ग्रेट, थैंक यू, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। तो है ना, एक सेठ जी होते हैं, सेठ जी होते हैं, दुर्भाग्य से उनकी वाइफ की डेथ हो जाती है। नॉर्मली मारवाड़ी परिवार के अंदर में क्या रहता है कि वाइफ जो होती है, घर की जो सेठानी होती है, वो पूरा का पूरा घर की चाबियां, तिजोरी की चाबी, सब कुछ उनके पास ही होती है। और दूसरे के लिए तो उनके पास में क्या था कि उनकी डेथ हो गई, तो अब वो चाबी दूसरे किस व्यक्ति को देवें? तो उनके 4 बहुएं होती है। ये 4 बहुएं हैं, इना, मीना, डिका और सीता। तो इना, मीना, डिका, सीता, 4 बहुओं को अब उनको सिलेक्ट करना होता है कि इनमें से मैं किस बहू को चाबी दूं, कि जो बहू पूरी की पूरी मेरी प्रॉपर्टी, ये पूरी वेल्थ, इन सबको अच्छे से मैनेज करे, इतने धन को अच्छे से संभाले। तो उन्होंने सोचा कि पहले इनकी परीक्षा ले लेते हैं, और परीक्षा लेके फिर इनमें से जो ठीक होगी उसको दे देंगे। तो वो गेहूं के 5-5 दाने लेके आते हैं, 5-5 दाने ला करके चारों बहुओं को बुलाते हैं, और चारों बहुओं को वो 5-5 दाने दे देते हैं। दाने देकर के उनको बोलते हैं कि भाई मैं 2 साल बाद में तुमको वापस पूछूंगा कि ये दानों का आपने क्या किया हुआ है, इन दानों को संभाल के रखना। तो जो अच्छे से संभाल के रखेगा उसको मैं ये तिजोरी की चाबियां दे दूंगा। तो ईना, मीना, डीका और सीता सब खुश कि चलो चाबी मिलने वाली है। तो सबसे पहले ईना की बारी आती है। ईना सोचती है कि ये सेठ जी का तो दिमाग ऐसे ही चल रहा है, ये गेहूं के 5 दाने हैं, करना क्या है इसका। तो वो फेंक देती है और बोलती है कि उस समय जब मांगेंगे तो उस समय के जो नए 5 दाने होंगे वो निकाल के दे दूंगी, बोलूंगी ये लो संभाल के रखे हुए। मीना जो होती है वो बोलती है कि नहीं, ये सेठ जी हैं तो होशियार, तो पूछेंगे यूज क्या किया था, तो एक काम करती हूँ, इसको खा जाती हूँ। तो बोलूंगी कि उसको यूज कंज्यूम कर लिया था, सबसे अच्छा यूज है, तो वो यूज कर लिया, उसने खा लिया। डीका जो है वो बोलती है कि भाई सेठ जी होशियार हैं और पक्का उन्होंने संभालने के लिए बोला है, तो एक मस्त चांदी की डिब्बी लाती है, उसके अंदर में 500 दाने संभाल के रख देती है मंदिर के पास में, और बोलती है इसको एकदम ध्यान से रखूंगी। और जो सीता होती है वो उन 5 दानों को, पीछे बगीचा होता है तो बगीचे के अंदर में खाली जमीन पड़ी होती है, वहां पर वो दाने रख देती है, मतलब दाने उगा देती है। तो जमीन में डाल दिया, उसको पानी देती रहती है। थोड़े टाइम के अंदर में पानी दिया तो पौधे उग गए, पौधे उग गए तो उसके अंदर में फिर कई दाने, उन दानों को फिर बो दिया, फिर पौधे उग गए, फिर कई दाने, और 2 साल के अंदर में तो खेत के खेत बन गए और गोदाम के गोदाम अनाज भर गया। 2 साल बाद सेठ जी आते हैं, तो आपके हिसाब से चाबी उसको किसको देनी चाहिए, इना, मीना, डीका और सीता? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, वेरी नाइस, सीता को दे दो, ठीक है। तो सेठ जी आके पूछते हैं, ईना बताती है कि वो दाने तो मैंने फेंक दिए थे पर ये दाने रखे हैं, अपनी अपनी बात बताती है। मीना बोलती है कि बाबूजी एकदम अच्छे से यूज किया, मैं उसको खा गई। डीका बोलती है कि मैंने एकदम संभाल के रखे हैं, ये देखो। और सीता बोलती है कि बाबूजी चलो मेरे साथ में, गोडाउन भरे पड़े हैं, उनका क्या करना है, मैं तो खुद सोचने वाली थी कि आपको पूछूं, और अब क्या करना है उसका बताइए। मुद्दा जो है ना इसमें, जो अपने को लेसन लेना चाहिए, धन को फेंक देना तो मूर्खता ही थी, धन को कंज्यूम कर लेना एक वर्क है, सब करते हैं। धन को संभाल के रखना ये भी एक स्मार्ट वर्क है कि उन्होंने संभाल के रखा, तीसरे ने, इना, मीना, डीका ने। लेकिन जो धन को सबसे ज्यादा बुद्धिमान जो व्यक्ति होता है वो दोनों काम करता है, संभाल के भी रखता है
और उसको ग्रो भी करता है। तो मुद्दा यहाँ पर क्यों सीता को चाबी मिली, सीता ने धन को संभाला भी और संभाल करके उसको वापस बढ़ाया भी। तो संवर्धन जो है, जो ग्रोथ है, जो बढ़ाना है, वो बढ़ाना धन का सबसे व्यावसायिक पहला रूल होना चाहिए, क्योंकि पड़ा पड़ा धन अपने आप में वैल्यू कमजोर करता है। मेरे दादाजी के पास 10 लाख रुपए थे तो वो गांव के करोड़पति व्यक्ति थे। वो तिजोरी में अगर उन्होंने रख दिए होते और मैंने आज वो तिजोरी खोली होती तो वो 10 लाख रुपए आते तो पड़ोसी भी नहीं पूछता, क्योंकि वो 10 लाख रुपए ने उस 40, 50, 60 साल के अंदर में अपनी वैल्यू खो दी। तो उतने साल के अंदर में यदि हमने धन को और ज्यादा बढ़ाने की कोशिश की होती तो अल्टीमेटली वो गोदाम भरते और वो गोदाम भरते तो पूरा काम होता। तो लर्निंग क्या है अपने लोग के लिए यहाँ पर? लर्निंग ये है कि आपका धन केवल संभालना स्मार्ट वर्क नहीं है, अच्छा वर्क है, नो डाउट, कंज्यूम करने से अच्छा वर्क है कि संभाला, पर संभालने से भी ज्यादा स्मार्ट वर्क है कि उसको बढ़ाने के ऊपर में फोकस लगाया। जो बढ़ाने पे फोकस लगाता है वो सीता की जैसे चाबी पाता है। तो क्या था, जो इंडेक्स लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी के बारे में भी जब बात की हुई थी तो वो भी एक इसी तरीके की स्ट्रेटेजी होती है जिसके अंदर में अपन मार्केट के कंपैरिजन में भी ज्यादा अच्छी ग्रोथ भी हासिल करते हैं। तो जो सीता को चाहिए था कि बढ़ना भी चाहिए, और दूसरा खराब समय में भी ज्यादा जोर से कभी रिस्क नहीं लाता है। तो जो डीका का रूल था कि वो संभाल के भी रखा उसने उस चांदी की डब्बी में, तो टूटना भी नहीं चाहिए ज्यादा जोर से और बढ़ना भी चाहिए, दोनों चीजें जब हो तो रियल में अपने को लॉन्ग टर्म में ग्रोथ मिलती है। तो ये इस तरीके से वो ग्रोथ की बात आई। वॉरेन बफेट अपना रूल लिखते हैं। अभी कोई एक नया नया व्यक्ति हो जिसने 3 महीने शेयर बाजार में डाले हो और 3 महीने शेयर बाजार में डाले और हर बार वो कमाया हो, तो वो तो लिख सकता है ये लाइन कि देयर आर ओनली 2 रूल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। रूल नंबर 1, नेवर लूज मनी। शेयर मार्केट में काम कर रहे हैं, रूल नंबर 1, नेवर लूज मनी, एंड रूल नंबर 2, नेवर फॉरगेट रूल नंबर 1। तो भाई इसका मतलब तो अधिकतर सब लोगों के लिए एक ही आंसर है, फिर काम ही मत करो शेयर बाजार में, क्योंकि शेयर बाजार में काम करें और विद दिस रूल की नेवर लूज मनी। और लिख कौन रहा है? 2-3 महीने काम किया हुआ व्यक्ति नहीं, जिस व्यक्ति ने 11 साल की उम्र में इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिया और आज वो 80 प्लस पे हैं और अब उस एक्सपीरियंस के बाद में वो ये लाइन लिख रहे हैं। तो मुद्दा एकदम क्लियर, और उन्होंने वो मल्टी बिलियनर व्यक्ति बने हैं। तो मुद्दा है उनका एक्सपीरियंस इसमें झलकता है कि पैसा जो था ना वो इना मीना डीका वाला पॉइंट पे नहीं है, वो सीता वाला पॉइंट है, और उसके अंदर में दोनों चीज रूल होने चाहिए, पैसे लॉस नहीं होने चाहिए। यदि पैसे हाथ में आए और 2-4 घटनाओं के अंदर में उड़ गए तो फिर आप अगली बार करेंगे क्या? तो वो 1 रुपया शुरू हुआ था 1000-2000 तक चला, पर 2000 चल के वापस वो 1 रुपये पे अगर आ गया तो वो आपका 50,000 करोड़ की जर्नी पार नहीं करने वाला। तो यदि वॉरेन बफेट ये लिखते हैं तो इसका मतलब उनका एक्सपीरियंस है कि पैसा प्रोटेक्शन के साथ में रहना चाहिए। एक और मस्त कहानी सुनते हैं। कहानी ये है कि विष्णु प्रसाद जी हैं। विष्णु प्रसाद जी के 2 बेटे। क्या नाम है बेटों का? बहुत बढ़िया। तो विष्णु प्रसाद जी के 2 बेटे हैं, राम और श्याम। दोनों ही बहुत होशियार, बहुत ही समझदार, अच्छे से पढ़े लिखे, और व्यापार की उम्र आ गई और पापा को भी पूरा कॉन्फिडेंस है विष्णु प्रसाद जी को कि ये बहुत अच्छा काम करेंगे। तो पापा ने दोनों को 1 करोड़ रुपया दे दिया। कितना कितना रुपया दिया भाई? 1 करोड़ रुपया दे दिया है कि ये लो 1 करोड़ रुपया और जाकर के इसको अपने हिसाब से व्यापार करो। दोनों भाइयों में भी एकदम अच्छे से बहुत प्रेम है, दोनों आपस में डिस्कस करते हैं, एक बिजनेस ढूंढते हैं। बिजनेस ऐसा है कि जो 20% का रिटर्न निकालता है, 20% का रिटर्न निकालता है यदि साल का, दोनों को 1 करोड़ रुपए मिले हुए हैं, तो लॉजिकली 1 साल के बाद उन दोनों को कितने का प्रॉफिट होना चाहिए? कम ऑन माय डियर फ्रेंड्स, करोड़ करोड़ रुपए राम और श्याम दोनों को विष्णु प्रसाद जी ने दे दिए और दोनों ने 20% में रिटर्न छूटे ऐसे धंधों में लगा दिया। धंधे में लगा दिया तो लॉजिकली 1 साल के बाद में 20 लाख रुपए का उनको प्रॉफिट होना चाहिए और 1.2 करोड़ का फंड हो जाना चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। राम ने बोला कि भाई पापा ने पैसे दिए करोड़ रुपए, मैं इस करोड़ पे करोड़ का ही व्यापार करूंगा, और करोड़ का ही व्यापार किया और 1 साल के अंदर में उस करोड़ रुपए के ऊपर में 20% के हिसाब से 20 लाख रुपए का रिटर्न निकाल लिया। श्याम ने बोला कि मैंने साथ में और भी ज्यादा फाइनेंस की पढ़ाई की है
और मेरे को ये समझ में आता है कि मेरे को यदि मेरे बिजनेस में 20% का रिटर्न मिलता हो और बाजार में यदि 10% में उधार मिलता हो, तो मैं 1 करोड़ पे 1 करोड़ जितना उधार भी लूंगा, डेट इक्विटी रेशियो मेंटेन करूंगा कि डेट भी लूंगा, इक्विटी भी मेंटेन करूंगा, तो करोड़ रुपए मेरे खुद के हैं, करोड़ रुपए मैंने उधार लिए हैं, तो श्याम के पास में टोटल कितने रुपए हो गए? पापा ने दिए 1 करोड़ और 10% के ब्याज पे श्याम ने 1 करोड़ रुपया उधार भी ले लिया, तो श्याम के पास टोटल कितने करोड़ रुपए हो गए? वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे हैं। तो श्याम के पास में टोटल 2 करोड़ रुपए हो गए, 2 करोड़ रुपए हो गए और 20% का रिटर्न है, तो लॉजिकली ग्रॉस प्रॉफिट कितना हुआ श्याम को? बहुत बढ़िया पुनीत भैया, तो ग्रॉस प्रॉफिट हुआ श्याम को 40 लाख रुपए का, क्योंकि 2 करोड़ पे 20% का रिटर्न, तो 40 लाख रुपए कमा लिए, और 10% उनको ब्याज चुकाना है 1 करोड़ पे, क्योंकि उन्होंने ब्याज भी उधार लिया है। तो श्याम को नेट प्रॉफिट कितना हुआ? तो श्याम को नेट प्रॉफिट हुआ, कमॉन 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 एवरीवन, करोड़ रुपए खुद के थे, करोड़ रुपए बिजनेस में उधार लिया, 2 करोड़ रुपए लिए, उधार इसलिए लिया क्योंकि 10% में मिल रहा था और बिजनेस 20% का रिटर्न दे रहा था, तो 40 लाख कमाए, उसमें से 10 लाख रुपए ब्याज में लग गए, और ब्याज में लग गए तो अल्टीमेटली 30 लाख रुपए उन्होंने कमा लिए। अब मुद्दा ये आया कि राम गया श्याम के पास में और श्याम को बोला कि श्याम भैया, पापा ने अपने दोनों को इक्वल अमाउंट दी, 1 करोड़ रुपया, अपने दोनों ने व्यापार भी सेम शुरू किया, व्यापार भी सेम शुरू किया, और अल्टीमेटली मेरे को 20 लाख रुपए मिले, तो आपको 30 लाख रुपए कैसे मिले? तो श्याम ये आंसर देता है कि भाई मुझे 30 लाख रुपए इसलिए मिले क्योंकि मैंने व्यापार में रिस्क ली थी। क्या रिस्क ली थी? रिस्क ये ली कि मैंने 10% में पैसे उधार लिए। कल को यदि मेरा व्यापार 10% से कम का रिटर्न देता तो मुझे नुकसान होता, क्योंकि मैंने करोड़ की जगह 2 करोड़ का काम किया और 10% का खर्चा आ गया मुझे, और कमाई 10% से कम की हुई तो मैं नुकसान करता। पर मेरे व्यापार ने यदि 10% से ज्यादा का रिटर्न दिया है तो अल्टीमेटली मुझे फायदा हुआ, 20% का रिटर्न दिया इसलिए मुझे फायदा हुआ है। तो क्या श्याम ने करेक्ट रिप्लाई दी, यस और नो? यदि श्याम ने सही तरीके से आंसर बताया कि यस, उसने रिस्क ली थी इसलिए उसने रिटर्न कमाया, तो क्या उसकी रिप्लाई सही है, यस और नो? कम ऑन एवरीवन एवरीवन एवरीवन, वेरी नाइस, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। तो रियल में श्याम ने रिप्लाई एकदम सही दी। श्याम का ये कहना है कि यदि आपके डेट की कॉस्ट आपके इक्विटी के रिटर्न से कम हो, मतलब डेट सस्ता हो, इक्विटी का रिटर्न ज्यादा हो, तो डेट लेना फायदेमंद है, लेकिन यदि उल्टा हो तो डेट लेना नुकसान वाला है। तो मुद्दा ये आता है कि इक्विटी मार्केट के अंदर में भी कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल हैं जहां पर हमको डेट 3%, 4%, 5% में मिल सकता है साल का। कैसे मिल सकता है वो कभी जब अपन मिलेंगे तब समझाऊंगा, पर मुद्दा ये है कि अगर हमको लगता हो कि इंडेक्स लॉन्ग टर्म के अंदर में 5, 7, 10% से ज्यादा का रिटर्न तो देगा ही, तो वो अगर उससे ज्यादा का रिटर्न देगा तो श्याम का प्रोफाइल बनाना हमारे लिए इजी है। इट डजंट मीन कि मैं आपको ये कह रहा हूं कि आप उधार लो। मेरा केवल यहाँ पर कहना जो है ना, वो एक सक्सेस स्टोरी के पीछे का राज है। इंडिया की जो रिचेस्ट कंपनीज हैं अभी 2, वो है रिलायंस, एचडीएफसी बैंक। रिलायंस क्या करती है भाई, तो इतनी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग, इतने सारे प्रोसेसेस, इतनी सारी मील और इतने सारे प्रोसेस के बाद में पूरा का पूरा इतनी जगह पे प्रेजेंस करके अल्टीमेटली वो पैसा कमाती है, और वो 8-9 लाख करोड़ के मार्केट कैप पे पहुंची हुई है। और दूसरी कंपनी है एचडीएफसी बैंक, क्या करती है, तो गांव का पैसा लेने का, गांव को पैसा देने का, कम ब्याज में लेने का, ज्यादा ब्याज में देने का, एसी में बैठने का और आराम से धंधा करने का, और अल्टीमेटली रिलायंस जितनी वैल्यूएशन खड़ी कर देने का। तो बुद्धिमानी क्या है इसके अंदर में? बुद्धिमानी ये है कि यदि हम इंटरेस्ट को भी घुमाना जानते हो ना, इंटरेस्ट को घुमाना है, इसका मतलब यहाँ पर जरा सा भी ये कहने का मतलब नहीं है कि थर्ड पार्टी को उधार दे दो, क्या, एकदम भी नहीं देना है। मुद्दा ये है कि आपके पास में कई बार ऐसी अपॉर्चुनिटीज आती हैं जिसमें आपका पैसा पूरा का पूरा आपके पास पड़ा होता है,
लेकिन एक जगह पर वो पैसा पार्क होता है और दूसरी जगह पे वही पैसा वापस आपको सस्ते में मिलता है, आपको कोई भी रिस्क नहीं रही, और अल्टीमेटली वो इंटरेस्ट के बीच का जो डिफरेंस है वो अपने लिए यील्ड होता है, वो अपने लिए कमाई होती है। और जो आदमी वो डिफरेंस को कमाना जानता है वो ये एचडीएफसी बैंक जैसी सक्सेस स्टोरी बनाता है। तो अल्टीमेटली रिलायंस जितनी बराबरी के अंदर में वो पहुंच गई क्योंकि उसको इंटरेस्ट के बीच का डिफरेंस कमाना आता है। तो जो श्याम ने किया, जो एचडीएफसी बैंक ने किया, वो काम एक रिटेल इन्वेस्टर भी कर सकता है। तो उसके लिए और थोड़ा सा जानने की जरूरत होती है। कई ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो मार्केट यदि टूटे तो आपके अकाउंट के अंदर में कभी भी बड़ी नुकसान नहीं दिखाते। खराब से खराब टाइम पे जब बाजार 70% बढ़े तो आप भी 68% कमा सकते होते हो, पर जब बाजार 50% टूटे तो आप 3-4% से ज्यादा के रिस्क में नहीं रहते हो। तो ऐसे भी कई चीजें अवेलेबल है बाजार में, हमको समझना होता है कि हम उसको कैसे यूज करें। और वही छोटा सा स्मार्ट वर्क है, और वो छोटा सा स्मार्ट वर्क राम और श्याम के बीच का डिफरेंस खड़ा कर रहे हैं। एक साल में तो खाली 10 लाख का डिफरेंस दिखा है मेरे भाई, अच्छे से समझना। लेकिन उस एक साल की जगह उसको 40 साल पे लेके जाओ तो पता चलेगा दो परिवार ऑल टुगेदर डिफरेंट हो गए, जो हम लोग अपनी लाइफ में देखते हैं कि दो भाइयों ने साथ में व्यापार शुरू किया था और एक कहां का कहां पहुंच गया और एक का कहीं नाम पता भी नहीं है। तो मुद्दा बहुत सिंपल है, वो छोटा सा डिफरेंस बहुत बड़ा इफेक्ट कर देता है लॉन्ग रन के अंदर में। डू यू एग्री विद दिस और नो? कम ऑन एवरीवन, यस और नो? कि वो छोटा सा यील्ड का डिफरेंस जो है वो भी लॉन्ग टर्म के अंदर में एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करता है। तो हमको आना चाहिए कि हम दो चीजें आनी चाहिए, पैसा कैसे तो बचाया जाए, कॉस्ट को कैसे बचाया जाए और रिटर्न्स को कैसे बढ़ाया जाए, और वो छोटे छोटे से एफर्ट्स लॉन्ग रन के अंदर में एक बहुत बड़ा काम कर पाते होते हैं। तो बस ये रिस्क रिटर्न वाला जो अल्टीमेटली उसका जो कंक्लूजन था वो ये था कि 18-19% तक के भी रिटर्न निकलते होते हैं। अब मुद्दा आता है, लोगों को क्वेश्चन होता है कि भाई शुरू कैसे करने का, व्हेन टू स्टार्ट, कैसे शुरू करूं इस काम को। तो काम को शुरू करने के लिए उनके पास में कई ऐसे क्वेश्चन होते हैं, तो उस क्वेश्चन का आंसर बहुत अच्छे से समझना। आपको यहाँ पर आम का पेड़ उगाना है। आम का पेड़ उगाने का मतलब होता है कि रिस्क तीन चीजों के अंदर से व्यक्ति को दो चीजें लेनी होती है। रिस्क लो, पैसा लगाओ और समय दो। तो रिस्क, मनी, टाइम, इन तीन में से कोई भी दो चीज आप देख करके ग्रोथ पा सकते हो। रिस्क, मनी, टाइम, इन तीन में से कोई भी दो चीज देख करके व्यक्ति पैसे बना सकता है। कोई व्यक्ति बोलता है मुझे रिस्क नहीं लेना है, तो आप पैसा लगाओ और समय दो, बिना रिस्क के भी रिटर्न जनरेट होंगे। कोई व्यक्ति बोलता है मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, मेरे को ग्रोथ तुरंत चाहिए, तो आप पैसा लगाओ, रिस्क लो, तो तुरंत रिटर्न मिल सकते हैं। और कोई व्यक्ति बोलता है मेरे पास पैसे नहीं है पर मेरे को रिटर्न कमाना है, तो आप रिस्क भी लो और समय दो, तो बिना पैसे के भी आपका काम होएगा। तो मुद्दा है, हर व्यक्ति के लिए सॉल्यूशन है। किसी की पॉकेट में आज पैसा नहीं है इसका एकदम भी ये मीनिंग नहीं है कि कल भी उसकी पॉकेट में पैसा नहीं होगा। क्या आज पैसा नहीं है क्योंकि पास्ट में ऐसा काम किया हुआ था, कल पैसा नहीं होगा क्योंकि आज हम वो काम कर रहे हैं। तो आज यदि हम कुछ ऐसा काम करें जिससे हमारे को कल श्योरिटी के साथ में पता हो कि फाइनेंशियल फ्रीडम मिलने वाला है। फाइनेंशियल फ्रीडम कितना इजी है, तो मैं एकदम श्योर हूं आज की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, एक जमाने में कैंसर सबसे बड़ी बीमारी थी, या टीबी सबसे बड़ी बीमारी थी, या लकवा सबसे बड़ी बीमारी थी, पोलियो ऐसी बीमारी थी जिससे बहुत बड़े लोग मतलब लॉसेस करते थे, हेजा ऐसी बीमारी थी जिससे गांव के गांव साफ हो जाते थे। आज हेजा का नाम नहीं है। तो उस दिन की जो सबसे बड़ी चिंता थी, आज हमारे लिए वो क्वेश्चन ही नहीं है। तो यदि हम ये समझते हो कि आज लोगों के लिए पैसा बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तो ये मेरा मानना है कि हो सकता है हम अपनी लाइफ में देखें या अपने एक दो जनरेशन बाद वाले लोग ये चीज देखेंगे कि पैसा उनके लिए कोई बड़ी प्रॉब्लम ही नहीं है। हर व्यक्ति फाइनेंशियली फ्रीडम पाया हुआ है, कोई और ही इश्यू चल रहे होंगे उनकी लाइफ में, वो क्या होंगे वो नहीं पता है मुझे, पर वो बीमारियां बदलती हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, हम ऐसा आम का पेड़ उगाने वाले हैं, तो वो आम के पेड़ के अंदर आज उगाओ, समय दो, तो 10 साल 15 साल बाद में उसके फ्रूट्स मिलते हैं। तो जिस व्यक्ति को रिटायरमेंट की प्लानिंग करनी है वो सोचता है जब रिटायरमेंट होएगा तब मैं उगाऊंगा, तो आपके जाने के बाद अगली जनरेशन उसके फ्रूट पाएगी। आप अपनी यंग जनरेशन में वो एफर्ट्स करोगे तो आप अपने बुढ़ापे में उसके फ्रूट्स पाओगे। तो द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट इज व्हाट? तो द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट इज नाउ। कितना इन्वेस्ट करना है? जो मेरी पॉकेट में है उस तरीके से। दैट डजंट मीन एक आदमी के पास में 500 रुपए हैं
तो उसके लिए भी सॉल्यूशन अवेलेबल है। अनुराग बहुत अच्छे से समझा पाएगा वो। और एक आदमी के पास में बड़ी अमाउंट है तो उसके लिए भी सॉल्यूशन है। पर मुद्दा एक ही है, फाइनेंशियल फ्रीडम पाना है। यदि मेरी सराउंडिंग के अंदर में लोग बैठे हुए हैं और मैं समझता हूँ कि भाई हम लोगों को फाइनेंशियल फ्रीडम दिला सकते हैं, और उसके बाद में भी यदि वो एक समय पे हम देखें कि वो फाइनेंशियली बहुत ज्यादा वीक ही पहुंचे, तो इसका मतलब हमने हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से नहीं निभाई। हम उसको कहाँ कहाँ पर अपग्रेड कर सकते थे, वो अगर हम करते तो शायद वो रास्ते पे पहुंच जाता। तो बहुत क्लियर है, बहुत सिंपल है। तो कई लोगों को ये क्वेश्चन होते हैं कि सर अपने कहाँ इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे, अभी तो मेरा ऑलरेडी लोन चल रहा है, उसको पे कर रहा हूँ बैठा बैठा मैं, ऑलरेडी मेरे बिजनेस में डेट चल रहे हैं, वो मैं उधार चुका रहा हूँ बैठ के, या मुझे तो सामने से पैसा चाहिए मेरे धंधे में। ये सारे के सारे पॉइंट सबके लिए एप्लीकेबल है, पर उसके बावजूद भी इन्वेस्टमेंट हो ही सकता है। ये व्यक्ति जो खुद है ना, वो खुद शायद 70-80 किलो का है, और ये टन वाले जो जानवर है उसको कंट्रोल में कर रहे हैं। और हाथी को कंट्रोल, एक आदमी जो मावत होता है वो खाली एक स्टिक के ऊपर में हाथी को इशारा करता है और वो पांव ऊपर कर लेता है, पांव नीचे कर लेता है। तो जब हम हाथी को कंट्रोल में ला सकते हैं, जब हम इतने सारे जो पास्ट में प्रॉब्लम्स हुए थे कि मैसेंजर्स का प्रॉब्लम मतलब एक राज्य में घटना हो रही है, दूसरे राज्य को पता ही नहीं, क्योंकि मैसेज पहुंचने का कोई तरीका ही नहीं है। थोड़े समय के अंदर में ये मैसेंजर्स आए, गांव जंगलों को पार करके जाते थे, कभी मर जाते थे रास्ते में, कभी पहुंच जाते थे तो मैसेज दे देते थे। पर धीरे धीरे अपन ने कई ऐसे सॉल्यूशन ढूंढे, कबूतर आए, कबूतर के द्वारा मैसेजेस जाना शुरू हुआ, और बाद में आज अपने पास में ऐसी फ्रीक्वेंसी में बैठे हैं कि आप अपने घर बैठे हो, मैं अपने घर बैठा हूं, और अपन एकदम लाइव एक दूसरे को देखने वाली मीटिंग कर पा रहे हैं। क्या मुद्दा है, उस समय पे उन लोगों ने जो सोचा भी नहीं होगा वैसी चीजें आज पॉसिबल है। उस समय की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वो ये थी कि कैसे कम्युनिकेट करें, कैसे एक जगह से दूसरी जगह पहुंचे, उसकी जगह आज ये चीज तो कोई क्वेश्चन ही नहीं रही किसी के लिए। तो मुद्दा एकदम क्लियर है। टेंशन जिस चीज की बहुत बड़ी लग रही है ना, वो उतनी बड़ी टेंशन नहीं है, केवल उसके ऊपर में एक बार सोचने की जरूरत है। यदि हम उसके बारे में सोचें तो उसके सॉल्यूशन बहुत स्मार्ट और बहुत अच्छे, बहुत इजीली मिल सकते हैं। और वापस लास्ट स्टेटमेंट फिर से बोल रहा हूं, फाइनेंशियल फ्रीडम कोई भी हिसाब से बड़ा काम नहीं होगा। ये एक ऐसी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस आज हमको जो फील हो रही है उसको एकदम सिंपल बनाने की जरूरत है, और ये बहुत सिंपल है। कभी भी आप 1-to-1 कीजिएगा, आई कैन एक्सप्लेन यू कि कैसे वो सिस्टम ड्रिवन काम हो सकता है, जिसके अंदर में आपको दोनों श्योरिटी होगी कि मैं सेफ भी हूं और मैं सिक्योर्ड भी हूं। हेल्थ आप अपना खुद ध्यान रखो, वेल्थ का ध्यान आपको दिलाने वाले और कई लोग मिल जाएंगे जो आपको बहुत प्रोफेशनली दिला पाएंगे। तो इस तरह से मेरा जो मेन कंटेंट था वो मैंने बताया है। आई एज्यूम कि आपको अच्छा लगा होगा, और अब इसके अलावा आपके पास कुछ भी क्वेश्चंस हो तो आई विल बी हैप्पी टू आंसर यू। हाँ, तो फ्रेंड्स, आपने सुना अभी गोविंद जी ने जो कहा, और गोविंद जी मेरी आपसे एक एडवाइस है कि आप अपना टैगलाइन चेंज कर दीजिए। आपको ये बोलना चाहिए कि जैसे अपने राहुल बोलता है ना, चैन से सोना है तो जो राहुल को याद करो। अच्छा। चैन से वेल्थ बनानी है तो गोविंद को याद करो। अरे तो वाह। आप चैन के साथ आराम से आप वेल्थ बनानी हो तो गोविंद को जरूर याद कीजिए। अरे और अभी क्वेश्चन आंसर का राउंड है, तो फ्रेंड्स आप अपने क्वेश्चंस टाइप कीजिए चैट बॉक्स में, और हम गोविंद जी से उसका आंसर लेंगे। तो संजय भैया क्या होता है ना कि नितिन भैया का क्वेश्चन है, इज दिस द राइट टाइम टू इन्वेस्ट? सो ये एक ऐसा क्वेश्चन है कि हर समय अपने आप में एक अच्छा समय है। फेयर वैल्यू किसको बोलते हैं? आप टिम्बर का काम करते हैं, या सॉरी नितिन भैया, ये तो हर व्यक्ति अपनी अपनी एक कोई बिजनेस कर रहा है, उस बिजनेस के अंदर में उसके प्रोडक्ट की एक प्राइस होती है, वो प्राइस उस मोमेंट के ऊपर में फेयर प्राइस होती है। उससे कम में आप कभी उसको बेचने नहीं जाते हो, उससे महंगे में वो खरीदता नहीं होता है। तो हर व्यक्ति का एक क्वेश्चन होता है, ये भाव में खरीदना चाहिए क्या? तो भाई उस समय का वो भाव है, इसका मतलब वो उस समय की जस्टिफिकेशन दे रहा है। हमारा पर्पस होना चाहिए कि हमको लॉन्ग टर्म सिक्योर करना है ना। तो 8,000 में निफ्टी खरीदी के 8.5 में खरीदी के 10.5 में खरीदी, ये लंबा टाइम लंबा इफेक्ट नहीं डालेगा। लंबा इफेक्ट तो 40 दिन ने डाला कि 1 करोड़ का 54,000 करोड़ हो गया। वो एक दिन का 40 दिन में 54,000 करोड़ जो हुआ है ना पैसा, वो 39 डेज पहले 27,000 करोड़ ही था। 40वें दिन में वो 27,000 करोड़ बढ़ा है, हर दिन डबल हो रहा है।
तो मीनिंग यहाँ पर ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है ना नितिन भैया, वो टाइम है। वो टाइम है कि कितने लंबे समय तक इन्वेस्ट करते हो, कौन से मोमेंट में इन्वेस्ट करना है, जिस समय पॉकेट में पैसा है इन्वेस्ट कर डाल, मुद्दा खत्म, बाकी का हम देख लेंगे। म्यूचुअल फंड, एफडी, इक्विटीज इफ यू वांट टू इन्वेस्ट फॉर 10 years। हाँ तो क्या है आपका क्वेश्चन, क्या इन तीनों में से कौन सा, ऐसा पूछ रहे हो दिवेश भैया? इफ यू वांट टू इन्वेस्ट फॉर 10 years। ओके तो देखो भाई, तीनों के तीनों चीजों का अपने आप में एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। म्यूचुअल फंड अपने आप में बहुत स्मार्टली बनाए हुए हैं, ज्ञानी लोग होते हैं जो उस फंड को मैनेज करते हैं, एक फी चार्ज करते हैं और आपके लिए रोज रिसर्च करके काम करते हैं, उसका एक अलग फायदा है। एफडी जो है, जब दुनिया में कुछ काम नहीं आता तब एफडी काम आती है, तो एफडी का अपने आप में इंपॉर्टेंस है। डेट में पैसा रखना ही चाहिए, मैं भी रखता हूँ, तो मुद्दा और इक्विटी का काम करता हूँ, तो एकदम क्लियर पॉइंट है कि डेट अपने आप में एक इंपॉर्टेंट एसेट है। कई बार बाजार के अंदर में सिक्योरिटी की जब जरूरत होती है तो डेट अपने काम आता है। और इक्विटीज, इक्विटीज मेरा ये मानना है कि इक्विटीज के लिए थोड़ी अंडरस्टैंडिंग खुद के एंड पे होनी चाहिए, समझिएगा, क्योंकि मेरा जो मानना है क्लियर वो ये है कि इस बाजार के अंदर कॉन्फिडेंस पैसा बनाता है, व्यू पैसा नहीं बनाता है कि क्या एसेट क्लास सिलेक्ट की। जब बाजार बहुत ज्यादा तरीके से परेशान करता है उस समय पे जिन लोगों का कॉन्फिडेंस हिल जाता है वो गलत गलत भाव पे निकलते हैं। ऐसा पहली बार नहीं, मैंने हजारों बार देखा है, 20 साल से मैं बाजार में हूँ। एक शेयर बाजार ही ऐसी जगह है जहां पे एक आदमी एक ही गलती बार बार करता है और फिर बोलता है इस बार मैं समझ गया हूं, अगली बार तो देखना क्या करता हूं। तो मुद्दा यहाँ पर बहुत ज्यादा है कि थोड़ी लर्निंग उसके अंदर में साथ में चाहिए। तो अपना माल बेचने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, एडवाइजर्स की जरूरत होती है उसके अंदर, तो वो उसको यूज करो, इट कैन मेक सेंस। अच्छा एक पॉइंट और बोलता हूँ साथ साथ में, 10 साल का उन्होंने लिखा, और नॉर्मली इक्विटी मार्केट के अंदर में अपने सब लोगों का ये मानना हुआ है कि भाई लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट करो, मतलब इक्विटी मार्केट में 10 साल इज ए लॉन्ग टर्म। तो भाई 10 साल में क्या होने वाला है, 10 साल में आप नहीं रहोगे या मैं नहीं रहूंगा, 10 साल लॉन्ग टर्म कैसे है? लॉन्ग टर्म होना चाहिए 200 साल। हमारे बाप दादाओं ने प्रॉपर्टियां खरीदी थी जिनको हम आज भोग रहे हैं, वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट था। उन्होंने गोल्ड सिल्वर खरीदे थे जिसको आज भी हम भोग रहे हैं, वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट था। 10 साल का इन्वेस्टमेंट तो अनिल अंबानी वाला था, 2008 में करोड़पति था और 2018 में साफ हो गया था। तो एक्चुअली अगर हमको इन्वेस्टमेंट करना हो ना, तो हमारी एसेट क्लास ऐसी होनी चाहिए जो हमको ये श्योरिटी देती हो कि 200 साल बाद मेरी 7वीं जनरेशन आएगी, तो वो 7वीं जनरेशन के हाथ में भी जब वो आइटम जाए ना, तो उसको मन से बोलना चाहिए कि दादाजी क्या स्मार्ट थे, ऐसा आइटम देके गए हैं कि जो आज भी एवरग्रीन है। वो इन्वेस्टमेंट है लॉन्ग टर्म। तो यदि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना हो तो ऐसी एसेट होनी चाहिए आपके पास में जो 200 साल तक भी आपको क्वेश्चन नहीं पूछती। दिस इज माय व्यू। थैंक यू मुरारी भैया, थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट। थैंक यू दिवेश भाई, निखिल भैया, थैंक यू। इसके अलावा और कुछ क्वेश्चन है या कोई अपना कुछ शेयरिंग करना चाहता हो, है ना, तो वो अपना कुछ ऐड कर सकता होता है। आई एम ऑलवेज, है ना, मोहित भाई, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कुछ शेयर कीजिए कि अभी जैसे ये सिचुएशन इतनी वॉलेटाइल चल रही है, मार्केट हाँ इतना वॉलेटाइल है, हाँ कभी 7,000 का निफ्टी दिख रहा है, कभी ये ऊपर जा रहा है, 10,000 जा रहा है, तो इसमें इन्वेस्टर को इससे दूर रहना चाहिए या इसके अंदर मतलब अभी एंटर मतलब करना चाहिए? तो बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है, और है ना, इस क्वेश्चन का आंसर अपन अपने व्यापार के साथ जोड़ करके लेते हैं। देखो पहला पॉइंट अपने को ये समझना चाहिए कि ऑलमोस्ट 60 दिन के लिए तो अभी ये लॉकडाउन हुआ, ठीक है, 40 दिन हो गए और 14 दिन और आगे कर दिया, तो मोटा मोटा 60 दिन के लिए हुआ। मोटा मोटे 3 महीने की लोगों की कमाइयां चली गई, 3 महीने की कमाई चली गई संजय भैया, तो 1 साल के अंदर में कमाई जितनी करते थे उसका 25% वो कम कमाने वाले हैं, मैं ऐसा मानता हूं। मान लो कि पूरी डिमांड ही खत्म हो गई 3 महीने की, तो 25% कम कमाने वाला है, तो 25% उसका प्रॉफिट कम होगा। डज इट मीन कि उसके कंपनी की 25% वैल्यू उड़ गई? मुद्दा समझने जैसा है। कई बार ऐसा होता है कंपनी ने पूरे साल के एंड में नुकसान किया तो भी उस कंपनी के भाव बहुत जोरदार होते हैं। बहुत जोरदार इसलिए होते हैं क्योंकि फंडामेंटल्स की खुद की वैल्यू होती है। पीयूष समझा पाएगा कभी ये,
तो मुद्दा यहाँ पर क्या आया कि भाई अगर कंपनी के 25% की रेवेन्यू कम होने से उसकी इतनी वैल्यू नहीं टूटती, तो शेयर मार्केट अपनी टॉप से 25% टूट चुका है संजय भैया। तो इसका मीनिंग है कि हर माल सस्ते में मिल रहा है। बिफोर कोरोना यदि निफ्टी 12,000 में अच्छा था, तो आफ्टर कोरोना निफ्टी 9,000 में बहुत अच्छा है। कल 9,200 का भाव देखेंगे, अभी का जो एसजीएक्स दिखा रहे हैं उसके हिसाब से कल 9,200 का भाव देखेंगे परसों। तो जो कह रहे हैं ना कि भाई इस समय दूर रहना चाहिए, इस समय दूर नहीं रहना चाहिए। हर नीचे का भाव हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है। गेम एक साइड का खेलना है। देखो एक क्वेश्चन है, एक व्यक्ति है, वो बोलते वो नाव पे सवार था, नाव पे सवार था और उसको एक अचानक अच्छी नाव दिखी दूसरी, तो वो बोलता है मेरे को उस नाव में सवारी होनी है। तो बोला ठीक है भाई उस नाव में चढ़ जाओ। बोला नहीं, अपनी नाव को नहीं छोड़ूंगा और उस नाव पे भी सवारी करूंगा। तो एक टांग इस नाव पे रखेगा, एक टांग उस नाव पे रखेगा, तो क्या होने वाला है? तो मुद्दा इस समय खरीद लूं, इस समय बेच दूं, इस समय खरीद लूं, इस समय बेच दूं वाला क्वेश्चन होना ही नहीं चाहिए। मेरे पास पैसा है, इन्वेस्ट करना है, तो हर नीचे का लेवल मेरे लिए बाइंग है। एसेट क्लास चूज करने में समय लगाओ, पर एक बार समय लगा करके एसेट क्लास चूज कर ली, उसके बाद तो हर लेवल पे एक हम लोग घर में चिप्स बनाते हैं ना संजय भैया, तो वो चिप्स कब बनाते हैं? जिस समय आलू सस्ते होते हैं। क्यों बनाते हैं भाई? वो इसलिए बनाते हैं कि आलू सस्ता है तो डिमांड ज्यादा करनी चाहिए। तो वो मुद्दा जो घर के अंदर में अपन 15 रुपए किलो वाले आइटम पे बुद्धि लगाते हैं, वो हम यहाँ क्यों नहीं लगा सकते कि जिसका भाव सस्ता है वो लेने जैसा है भाई। दिमाग कहाँ लगाना है उसके अंदर? तो ऐसे क्लास एक बार चूज करो, पर उसके बाद ये पूछना ही नहीं होता है अपने को, अब हर नीचे का भाव अपने लिए बाइंग वाला है। दिस इज माई सजेशन, है ना संजय भैया? तो बाजार में जब भी वॉलेटिलिटी दिखे, नीचे का भाव दिखे, पैसा डालो, नीचे का भाव दिखे, पैसा डालो, आप लॉन्ग टर्म में कमाओगे। तो अतुल भैया का एक क्वेश्चन है, जिसने कभी इन्वेस्ट नहीं किया अभी तक, सो स्टार्ट कहां से करना चाहिए? स्टार्ट एकदम नन्हे नन्हे कदमों से करना चाहिए। बड़ी अमेरिका भी जाना होता है तो आदमी घर से पहले लिफ्ट तक जाता है, पैदल चलता है, फिर आगे 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 जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा होता है, रास्ता क्लियर होता है, उसकी स्पीड बढ़ जाती है और बाद में वो 12,000, वो आप तो सबको पहुंचाते हो वहां पर, तो स्पीड में 800 किलोमीटर पर आवर, तो वो वाली स्पीड पे वो उड़ रहा होता है। तो मुद्दा शुरुआत छोटे कदमों से करनी चाहिए, छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट से शुरू करो, कॉन्फिडेंस बिल्डअप करो, क्योंकि बाजार में पैसा कॉन्फिडेंस बनाता है। आपका कॉन्फिडेंस हो उतना ही पैसा डालना चाहिए, जरूरत से ज्यादा पैसा डाल दिया फिर कॉन्फिडेंस हिले तो उल्टा पूरी नैया डूबती है। तो छोटे छोटे कदमों से शुरू करना चाहिए उसको। आनंद का क्वेश्चन है, भैया हाउ वाज टू मेक सच ग्रेट प्रेजेंटेशन? सर क्यों मजे ले रहे हो ना, चलो अगले पे और कुछ। मुरारी जी का सजेशन अच्छा आया है, ऑल एरिक मेंबर्स शुड स्टार्ट अ फंड एंड इन्वेस्ट विद गोविंद। बढ़िया बढ़िया। हम्म। गोविंद भाई, एक म्यूचुअल फंड के बारे में क्वेश्चन था हाँ कि जैसे म्यूचुअल फंड का काफी बार एक सुनते हैं कोई सेमिनार्स तो ऐसा आता है कि म्यूचुअल फंड तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, डायरेक्ट इक्विटीज में ही करना चाहिए। आपका क्या इसमें कहना है? तो मेरा तो ये मानना है, जैसे व्हाट्सएप में बहुत सारी न्यूज आती रहती है ना कि ये हो गया है या कोरोना हो गया है और आप ये वाला मंत्र फेरो तो हो जाएगा, तो वैसी कोई न्यूज होएगी। बाकी डायरेक्ट इक्विटी में करने वाले व्यक्ति को उस इक्विटी की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। आई एज्यूम पीयूष एग्री करेगा उस पॉइंट से। और म्यूचुअल फंड एक ऐसी चीज हो सकती है व्यक्ति के लिए जिसको ज्यादा नॉलेज नहीं होना, वो भी उस पॉइंट को बहुत इजीली इन्वेस्ट कर सकता है। तो मैंने तो अगर दो व्यक्तियों को अगर देखा है ना संजय भैया, जेन्युइनली बोल रहा हूँ कि एक व्यक्ति जिसने म्यूचुअल फंड में पैसे डाले, दूसरे जिसने इक्विटी में डाले, और खराब बाजार के अंदर बड़े लॉसेस किसने किए? तो जिसने बस किसी को टिप मिली और उन्होंने इक्विटी में डालता गया ना, दे एक्चुअली लॉस्ट ह्यूज मनी। दिस इज माई सजेशन। तो म्यूचुअल फंड अपने आप में, जो म्यूचुअल फंड सही है वाली लाइन है, तो दैट इज नॉट रॉन्ग। आप उससे ज्यादा स्मार्टली भी काम कर सकते हो, वो आपके डेडिकेशन पे, आपकी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर में होता है, तो और बड़ा पैसा बन सकता है उसमें, नो डाउट। आपकी रिस्क एपेटाइट पे है, आपकी रिस्क लेने की कैपेसिटी है, और आपके पास हाँ गोविंद जैसा अगर है हाँ मेंटर तो हो सकता है। हाँ, पर एक मुद्दा मैं जरूर बताना चाहूंगा, इक्विटी का मतलब रिस्क नहीं है, जानकारी नहीं होने का मतलब रिस्क है। एक व्यक्ति सर्कस के अंदर में
छलांग लगाता है बहुत जोर से ऊपर से, और फिर वो आकर के एकदम सही जगह पे जाके गिरता है और कूद जाता है। हमको दिख रहा होता है बहुत बड़ी रिस्क ले रहा है, वो रिस्क नहीं ले रहा है, उसको पूरी जानकारी है, वो एकदम सेफ गेम खेल रहा है। हम करेंगे तो वो रिस्की है। तो मुद्दा जानकारी का है संजय भैया, मुद्दा इक्विटी का बहुत नहीं। सही। और इक्विटी के अंदर में भी सेफ्टी अवेलेबल है, तो वो सेफ्टी के साथ में काम करो, तो इट कैन मेक लॉट ऑफ सेंस ओवर देयर आल्सो, है ना। बहुत सही जवाब। हाँ, कृणाल का एक क्वेश्चन है, अगर मुझे इन्वेस्ट करना है तो कितने % कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, लाइक एफडी, म्यूचुअल फंड और इक्विटी। तो कृणाल भैया एक बार है ना पर्सनली मिलना पड़ेगा इसके लिए, और वो पर्सनल क्वेश्चन ही होंगे, वो समझ करके वी कैन एडवाइज यू कि आपको कितना पैसा एफडी में डालना चाहिए, कितना म्यूचुअल फंड में, कितना इक्विटी में, कितना अदर, और बहुत सारी एसेट क्लास है, प्रॉपर्टीज भी एक एसेट क्लास है, और हर जगह पे आपका पैसा होना चाहिए। तो कैसे कैसे हो सकता है और कब कब होना चाहिए। जैसे एक व्यक्ति ने अभी जस्ट सैलरी पे अपना कैरियर शुरू किया है, तो शायद उसके लिए पहला स्टेप में प्रॉपर्टी आएगा ही नहीं, तो अलग अलग समय पे आएगा। तो वो एक बार जब आपका पर्सनल रिस्क प्रोफाइलिंग करेंगे ना, वी कैन एडवाइज यू एट दैट टाइम। आनंद भैया आप जब बोलोगे तो अपन कर देंगे, पर बाकी जो है वो यही है, इसके अलावा कुछ ज्यादा समझा नहीं सकेंगे। पीयूष का, अच्छा पीयूष का एडवाइस है ना, नेवर इन्वेस्ट ऑन टिप्स, एग्जैक्टली। आलोक, आपके और भी प्रोडक्ट्स हैं, अगर हो सके तो सबका ब्रीफिंग कर दो प्लीज। तो क्या क्या चीजें हैं, हम लोग यही काम, हमारा पहला बिलीफ ये है, जो हम अपनी फिलोसॉफी में मानते हैं, हम मारवाड़ी बुद्धि वाले लोग हैं, हमारे को पैसा टूटा हुआ बर्दाश्त नहीं है। तो हमारा पहला मानना है पैसे सिक्योरिटी होनी चाहिए, पैसे की सिक्योरिटी होनी चाहिए, वो रूल के साथ ही आगे का काम। तो हम यही काम को करेंसी हेजिंग में भी करते हैं, जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं वो करेंसी में भी ये काम कर सकते हैं। उसमें मीनिंग ये हुआ कि डॉलर यदि आपके फेवर में गया तो गेन आपका, और डॉलर यदि आपके अनफेवर में गया तो नुकसान आपका नहीं। ऐसे ही काम को हम लोग ये जो इंडेक्स लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी है इसमें कर रहे हैं। एक बुल्स आई स्ट्रेटेजी है, जिसके अंदर में मीनिंग ये है कि अभी बाजार के अंदर में इतनी बड़ी वॉलेटिलिटी है, बाजार 9,800 चल रहा है, 9,200 चल रहा है, पर कोई व्यक्ति बोलता है भाई 8,000 आ जावे ना इंडेक्स तो मेरे लिए अच्छा है, तब मैं बाई करूंगा। तो उसको आज ही 8,000 का कमिटमेंट वाला भी इन्वेस्टमेंट हो सकता है, जिसमें उसको 2 गारंटी मिलती है। 8,000 नहीं आया तो आपको मिनिमम इतना ब्याज तो मिलेगा ही। फिर से सुनना, बाजार चल रहा है 9,200 या 9,500, आप 8,000 का निफ्टी का कमिटमेंट चाहते हो, आप चाहते हो मैं निफ्टी 8,000 में खरीदना चाहता हूं, तो आपके लिए क्या कॉम्बिनेशन बनेगा कि बाजार यदि 8,000 नहीं आया तो आपको मिनिमम X% ब्याज तो मिलेगा, और वो ब्याज भी अच्छा ब्याज है, 12-13%, जहां 7% एफडी मिल रही है। और कल को यदि बाजार 8,000 आ गया तो आपको 8,000 में निफ्टी मिल जाएगी। तो आपका पैसा भी काम पे लगा हुआ है संजय भैया, और आपको इंडेक्स एक भाव पे जो आपने सोचा उस भाव पे मिलने का तरीका भी मिला हुआ है। तो दैट इज कॉल्ड बुल्स आई स्ट्रेटेजी। इसके अलावा इन्हीं चीजों की नॉलेज के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी होते हैं, वेबसाइट के ऊपर में सब कुछ लाइव है। ये कोरोना का जो सबसे बड़ा बेनिफिट हमको हुआ, तो एक ऐसी टेक्नोलॉजिकल वेबसाइट तैयार हुई कि व्यक्ति वेबसाइट पे जाके सब कुछ अपने आप अपने एंड पे खुद ही कर सकता है, 5 मिनट के अंदर केवाईसी करके अपना काम शुरू कर सकता है। तो एजुकेशन भी प्रोवाइड करते हैं और उससे रिलेटेड सॉफ्टवेयर भी देते हैं, पर वो सॉफ्टवेयर जो है वो ज्यादातर ट्रेडर्स के काम के हैं, तो वो इन्वेस्टर्स के काम के नहीं है। तो इन्वेस्टर्स के लिए मैंने क्या आपका वो ज्ञान ऑप्शंस वाला आपका देखा था मैंने, सेमिनार ऑप्शन का जो वेबिनार आपने किया था, यस। ऑप्शंस के बारे में भी थोड़ा सा आप अपने मेंबर्स को शेयर कीजिए तो थोड़ा सबको आइडिया आएगा हाँ, ऑप्शंस तो के बारे में। ऑप्शंस क्या है, ऑप्शंस का मीनिंग जो है वो है इंश्योरेंस। जो पैदा हुआ था ना ऑप्शन, वो वापस एक कहानी है कि पुराने जमाने में किसान खेती करता था, तो संजय भैया जिस दिन बीज बोता था उस दिन पूरे गांव के अंदर अनाज नहीं होता था, क्योंकि उस समय तक में पुराना स्टॉक खत्म हो गया था, वो बीज बो रहा है। तो उसको यही सपना होता था कि जब ये उगेगा तो हर कोई डिमांड कर रहा है इस गेहूं की, तो उगेगा तो मेरा तो बहुत मजेदार भाव में बिकेगा। पर जिस दिन गेहूं की फसल काटता था उस दिन सारे के सारे गांव में हर खेत में गेहूं की फसल कट रही होती थी, तो उस दिन उस सब सप्लाई आती थी तो उसका भाव कभी आता ही नहीं था, तो वो फिर उदास। तो वो जब परेशान था तो ब्रह्मा जी ने ऊपर से उसकी परेशानी को दूर करने के लिए ऑप्शन भेजे। ये मैं मजाक कर रहा हूँ तो वो ऑप्शन जो थे ना, वो ऑप्शन उसको हेजिंग देता था। हेजिंग मतलब वो आप गेहूं का बीज उगाने से पहले पूछता था, संजय भाई बोलते थे भाई गेहूं चाहिए, तो मैं पहले बोलता हूँ भैया गेहूं दे दूंगा 2 महीने या 3 महीने बाद, इस भाव पे देने वाला हूँ, ये कमिटमेंट मुझे आप पहले दे दो। तो वो बोलते थे हाँ हाँ भाई ये भाव पे चलेगा, तो मैं उसका प्रीमियम दे देता था और वो भाव कमिट करवा लेता था। अब यदि बाजार में सप्लाई आई, बाजार नीचे भी गया तो भी आप उतने भाव तो मुझे दोगे ही,
वो गारंटी जो मिलती थी ना वो ऑप्शन से मिलती थी। तो ऑप्शन क्या करता है, तो एकदम नट शेल में एक जनरल व्यक्ति के लिए इजीली समझ में आवे वो लैंग्वेज में ये है कि ऑप्शन हमको भाव की सिक्योरिटी देता है। कोई आदमी को बाजार ऊपर चला जावे तो रिस्क आती है, जैसे डॉलर का भाव बढ़ गया और वो इंपोर्टर है तो उसको डॉलर में पेमेंट करना था संजय भाई की जैसे, और अब उसको रिस्क फील हो सकती है भाव बढ़ जावे, तो वो कॉल ऑप्शन को खरीदता है, प्रीमियम चुका करके अपने आप को सिक्योर कर लेता है। अब कितना भी भाव बढ़े उस इंपोर्टर को कोई नुकसान नहीं होगा। कोई दूसरा आदमी है जिसको भाव टूट जावे तो नुकसान होता है, जैसे कि अभी निफ्टी टूट गया तो लोगों के पोर्टफोलियो टूट गए। ऐसे ऐसे एग्जाम्पल है, 10 करोड़ का पोर्टफोलियो 6 करोड़ हो गया, तो उसको वो नहीं करना है। तो वो अगर वो प्रोटेक्शन लिया हुआ होता उसने पुट ऑप्शन का, तो 10 करोड़ का भले ही बाजार 6 करोड़ हो गया, उसका पोर्टफोलियो 10 करोड़ का 10 करोड़ रहता। लाइव एग्जाम्पल है हमारे पास में एक व्यक्ति का, हमारे एक कस्टमर का 10 करोड़ का पोर्टफोलियो है संजय भाई, बाजार 30-40% टूट गया, उसका पोर्टफोलियो 1% नहीं टूटा है, मतलब 10 लाख रुपए का भी लॉस नहीं देखा है उसने, जबकि 3-4 करोड़ रुपए उड़ जाते यदि उसने नेकेड खेला होता। तो ऑप्शन वो मदद करता है, उसके लिए प्रीमियम का खर्चा लगता है। तो जैसे हम अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस लेते हैं, पूरे साल में गाड़ी का एक्सीडेंट नहीं हुआ तो प्रीमियम लग गया, एक्सीडेंट हो गया तो क्लेम मिल गया। पर इस चीज को कैसे मानना चाहिए, इस चीज को मेडिक्लेम के एग्जांपल से समझना चाहिए। मैंने मिताली समझा पाएगी कि मैंने मेडिक्लेम खरीदा, इस साल कोई भी रिस्क नहीं आई तो मेरा प्रीमियम लग गया, अगले साल फिर कोई रिस्क नहीं आई, प्रीमियम लग गया, 3-4 साल बाद में 5वें साल में मेरे घर का एक सदस्य हॉस्पिटल जाता है तो जो 5 साल का प्रीमियम भरा था सारा कवर करके ले आता है। तो सचमुच में वो प्रीमियम लॉस नहीं हुआ मेरे लिए, पर वो प्रीमियम भरने से मेरे को एक सिक्योरिटी मिली, और वो सिक्योरिटी ये थी कि मेरे को हॉस्पिटल के नाम पे कोई लंबा पैसा चेक से भरने को आने वाला नहीं है, क्योंकि मैं मेडिक्लेम ले चुका हूँ। द सेम वे यहाँ पे पोर्टफोलियो का इंश्योरेंस लेने वाले व्यक्ति को भी लॉन्ग रन में तो वो कवर हो ही जाती है कॉस्ट, वही जैसे मेडिक्लेम की, जैसे कभी ना कभी तो हॉस्पिटल में जाना ही पड़ता है, और जाते तो वो पूरा कवर हो जाता है, पर बदले में हमको गारंटी मिली हुई होती है कि मेरा पोर्टफोलियो टूटने वाला नहीं है। तो ये मुद्दा है जो ऑप्शन हमारे को करके देता है, और वी आर बिलीवर ऑफ दैट ऑप्शन। तो हम लोग उसी के ऊपर ही अधिकतर अपने पूरे के पूरे काम को करने की कोशिश करते हैं कि सिक्योरिटी दो और रिटर्न जनरेट करो। तो ये ऑप्शन से बहुत कम इन्वेस्टमेंट में भी मैं समझता हूँ कि इन्वेस्टर जो है पैसा इसके अंदर अर्न कर सकता है। एग्जैक्टली, इसमें इन्वेस्टमेंट का अमाउंट बहुत कम हो जाता है। अभी जो मैंने ये प्रोडक्ट बताए, तो मैंने कहा था कि टाइम, मनी और रिस्क, तीनों में से 2 चीज दो। तो कहीं यहाँ पर ऐसे बहुत सारे व्यक्ति हैं जिनके पास में बहुत सारी प्रॉपर्टीज पड़ी हैं या दूसरी एसेट्स पड़ी हैं, तो फाइनेंशियली वो सिक्योर्ड हैं, लेकिन उनके हाथ में आज कैश नहीं है संजय भैया, पर उनका इन्वेस्टमेंट करने का मन है कि मैं यार इसी लेवल पे घुसना भी चाहता हूँ। तो वो इसी लेवल पे यदि घुसना भी चाहते हो ना, तो पता चले करोड़ के लिए 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करके भी वो करोड़ का पोर्टफोलियो बना सकते हैं। तो मुद्दा क्या हुआ कि ऑप्शंस हमको ये मदद भी कर सकते हैं कि एक छोटे से प्रीमियम से हम एक बहुत बड़ी रिस्क को कवर कर सकते होते हैं। द सेम वे एक छोटे से इन्वेस्टमेंट से हम एक बहुत बड़ा पोर्टफोलियो भी बना सकते हैं। तो एक हर व्यक्ति का अलग अलग नेचर है। एक व्यक्ति बोलता हो कि मेरा पैसा जहाँ लगा हुआ है वहां से मुझे निकालना नहीं है, पर मुझे नया पैसा इस लेवल पे इन्वेस्ट करना है, पैसा कम है, उसके लिए भी सॉल्यूशन है। और ये मैंने करोड़ का एग्जांपल दिया, इसमें कंफ्यूज मत होना, 7 लाख का पोर्टफोलियो 2 लाख रुपए में भी बन सकता है। तो पता चले कि हम लोग 50,000, 1 लाख, 2 लाख रुपए से भी अपना एक छोटा सा नन्हा सा जो गेहूं का एक बीज है ना वो बोया जा सकता है। अच्छा, एक मुद्दे वाली बात है, कंक्लूजन होवे उससे पहले बताऊं भाई, आप लोग वैसे भी बहुत सिक्योर्ड हो। 40 दिन के अंदर में जो 1 रुपया 50,000 करोड़ बने, उसमें से ऑलमोस्ट 18 दिन की जर्नी तो आपकी पार है, क्योंकि 10-15 लाख 20 लाख रुपए तो अपने सबके पास है। तो शुरुआत के 15-18 दिन में तो वो पैसा 10 लाख ही हुआ था, तो मतलब है 15 दिन तो अपने पार लगे हुए हैं, अपन तो 16वें दिन से एंटर हो रहे हैं। तो अपने को तो 25 दिन की जर्नी पार करनी है वो 50,000 करोड़ पे पहुंचने के लिए, तो वी कैन रीच अर्ली। बहुत सही। मेरे ख्याल से ओपिनियन पोल की जरूरत नहीं है आपके सेमिनार में, जनरली एक ओपिनियन पोल रखते हैं। अच्छा। तो सबके चैट बॉक्स में इतने ओपिनियंस आ रही है। वेरी बहुत बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और आप सब लोगों ने समय दिया, आई एम रियली वेरी हैप्पी। 8 मिनट के प्रेजेंटेशन में भी हम इतना नहीं बता पाते हैं, तो आई रियली एडवाइज एवरीवन कि जब भी आपके पास एलटी का कॉल आए ना तो इसको ऑप्ट करो, ये बहुत मजेदार चीज है। इतनी मन की बातें तो 1-to-1 में भी नहीं कर पाते हैं। यहाँ पर मेरे पास हक था खाली मैं बोलूंगा,
आप लोग सुनेंगे। तो वी कैन एक्सप्लेन इट इन अ गुड वे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। थैंक यू गोविंद जी। ओके, सो संजय भैया इस लेवल पे बोलिए। कंक्लूड करें इसको। ठीक है, तो आज कंक्लूड करते हैं और आशा रखते हैं कि वापस गोविंद भाई फिर से शॉर्टली कभी भी एक बार रिपीट करेंगे, थोड़ा सा और डिटेल में जाएंगे इनके जो आइडियाज है उनके बारे में। श्योर श्योर, जब आप मौका देंगे अपन जरूर करेंगे इसको, है ना। ठीक है थैंक यू। विनय जी, मैं विनय भाई से बोलूंगा कि वो भी एक बार थोड़ा कुछ कहना चाहे तो। यस, एक मिनट शायद है ना। मनीष भाई, विनय भाई को अनम्यूट कीजिए। विनय भैया कुछ दो शब्द बोलिए हमारी तारीफ में। गोविंद भैया, बात ऐसी है कि तारीफ तो, और मुझे बोलने की भी जरूरत नहीं है, पूरा चैप्टर आपकी तारीफ करता है। और हम 110% बोलेंगे कि मतलब इन्वेस्टमेंट मतलब फिन आइडियाज, ठीक है ना। तो अमेजिंग सेशन था, और जिस तरह से आपने पूरा ये सेशन लिया और इतने बढ़िया तरीके से कहानियां सुनाई, मैं तो सोच रहा था बीच में बच्चों को भी बुला लूं, उनका भी बढ़िया टाइम पास हो जाएगा। लेकिन वो सीरियसली आपने जो कहानियां सुनाई वो बहुत ज्यादा फ्रूटफुल थी, और बहुत सही ढंग से आपने बताया कि किस तरह से अपने को इन्वेस्ट करना चाहिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना चाहिए। और अमेजिंग सेशन था। और आप तो भैया वैसे सब जानते हैं कि शानदार स्पीकर हो। नहीं, अब मैं एकदम दिल से अपनी विशेष बता रहा हूँ आप सब लोगों के लिए। आप है ना बहुत बढ़िया हेल्थ और वेल्थ दोनों बनाओ, ऐसे गुड विशेष मेरे है ना आप सभी लोगों के लिए हैं। तो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। है ना, हेल्थ और वेल्थ का कभी आपको कोई इश्यू नहीं आवे, ऐसे विशेष के साथ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। थैंक्स अ लॉट। और मैं सब फ्रेंड्स को बोलूंगा कि पर्सनली अगर हो ना किसी का भी गोल इन्वेस्टमेंट का, तो श्योरली गोविंद भैया के साथ आप 1-to-1 कीजिए। वो किस तरह से स्टार्ट करना है ना, वो आपको बताएंगे और बहुत दिल से एडवाइस करेंगे। और गोविंद भैया, मैं गोविंद भैया को आज से नहीं जानता, वो चैप्टर से नहीं जानता, वो हमारे कई साल पड़ोसी रह चुके हैं। तो बहुत अमेजिंग तरीके से समझाते हैं और दिल से गाइड करेंगे। थैंक यू। तो गेहूं का बीज आपको दिया था क्या विनय भाई? क्या कह रहे हैं जी? गेहूं का दाना दिया था क्या आपको एक आधा? मैंने भैया सुनो, मजे की बात बताता हूँ। शायद गोविंद भैया के पास इंटीमेशन आ गया होगा। मैंने जस्ट ये वेबिनार स्टार्ट होने से पहले ही है ना वो गेहूं का दाना डाला है। आ गया। अच्छा अच्छा। थैंक यू। और निखिल थैंक्स अ लॉट, एलटी फुल एलटी टीम थैंक्स अ लॉट एवरीवन, है ना, फॉर ज्वाइनिंग, अटेंडिंग एंड गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी फॉर दिस। थैंक यू, थैंक्स। नहीं, थैंक्स भैया, आपने सबको गाइड किया, एडवाइस किया इस टाइम पे। अमेजिंग, बहुत मजा आया। और ठीक है, अभी हम कंक्लूड करें इस मीटिंग को। यस यस, है ना। यस 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 यस। ओके, बाय, टेक केयर। ओके। हेलो।